अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ में हम स्टडी करेंगे मिलर एंड हार्ले के डिफरेंट चैप्टर्स को। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है एन एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि ज़ूलॉजी क्या होती है, ठीक है, उसकी हम सब फील्ड्स को देखेंगे। उसके बाद हम ज़ूलॉजी के एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को स्टडी करेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए। इसके बाद हम ज़ूलॉजी के इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम वर्ल्ड रिसोर्सेज किस तरह से डिप्लीट हो रहे हैं और एनिमल्स किस तरह से इंडेंजर्ड हो रहे हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ज़ूलॉजी क्या है। ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इसकी बहुत सारी सब फील्ड्स हैं जैसे कि टेबल 1.1 में आप देख सकते हैं एनाटॉमी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड सिस्टमैटिक्स। सबसे पहले है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की दिखती है, इसको हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। इसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सेल्स की स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं कि एग के फर्टिलाइज होने से लेकर एनिमल की बर्थ तक और एनिमल जो है वो किस तरह से डेवलप हो रहा होता है, उसके सारे डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में डिफरेंट ट्रेट्स जो हैं वो किस तरह से ट्रांसमिट हो रही होती हैं। हम इसमें उनके जीन्स को स्टडी करते हैं कि किस तरह से जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास होते हैं। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ को, हिस्टो जिसका मतलब है टिश्यूज़। उसके बाद है मोलेकुलर बायोलॉजी। तो मोलेकुलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की सब सेलुलर डिटेल्स को, उनकी स्ट्रक्चर, सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चर किस तरह की है, फंक्शन किस तरह की है, उनको मोलेकुलर लेवल पर स्टडी करते हैं। यानी सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह हैं वो किन स्ट्रक्चर से या किन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, इसको हम मोलेकुलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं जो कि होस्ट के ऊपर रहते हैं और उनसे फूड वगैरह ले रहे होते हैं और बदले में उनको नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि एनिमल्स किस तरह से फंक्शन करते हैं और उनके पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हार्ट और किडनी वगैरह किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं बॉडी में, उसको हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में और उनके जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में कि किस तरह से जैसे हम उनकी बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी उनकी नेमिंग करते हैं, इस सब को हम सिस्टमैटिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद है टेबल 1.2 में फर्दर जो है सब डिसिप्लिन जो हैं ज़ूलॉजी के बताए गए हैं, जिसमें है एंटोमोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इख्तियोलॉजी, मेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। उसके बाद है हर्पेटोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में। उसके बाद है इख्तियोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं फिशीज़ के बारे में। उसके बाद है मैमल्स जिसमें हम मेमोलॉजी जिसमें हम मैमल्स को स्टडी करते हैं। और उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी जिसमें हम बर्ड्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद है प्रोटोजोलॉजी जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो इसमें हम बताया गया है कि 4 से 30 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं आज के दौर में एग्जिस्ट करती हैं और जिसमें से सिर्फ 1.4 मिलियन स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। तो एक टर्म है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशंस हैं वो ओवर द टाइम किस तरह से चेंज हुई। तो एवोल्यूशन जो है एनिमल डाइवर्सिटी के सोर्स के बारे में बताती हैं और उनके जो है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स को जो है एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन जो है उसने 1859 में
एवोल्यूशन को जो है डिस्क्राइब किया था, इसका एविडेंस दिया था और मैकेनिज़्म बताया था जिसके ज़रिए एवोल्यूशन जो है वो पर हो रही होती है इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद सब ने जो है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और एवोल्यूशन को स्टडी करना शुरू कर दिया और आज के दौर में इस पर बहुत सारा वर्क हो रहा है। एनिमल क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है कार्ल वॉन लिन, उन्होंने सिस्टम ऑफ नेमिंग दिया था ऑर्गेनिजम्स के लिए जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं जीनस और दूसरा पार्ट बता रहा होता है स्पीशी के बारे में कि ये ऑर्गेनिज्म किस स्पीशी से जो है वो रिलेट कर रहा है। तो सिक्लिड स्केलेटल जैसे इसका साइंटिफिक नेम है पैरिसोडस माइक्रोलेपिस, जिसमें पैरिसोडस जो है उसके जीनस को इंडिकेट कर रहा है और माइक्रोलेपिस जो है वो इसकी स्पीशी को बता रहा है। ठीक है, तो सिक्लिड स्केलेटर माइक्रोलेपिस स्पीशी से जो है वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद है हायरार्ची ऑफ रिलेटेडनेस। तो स्पीशी और जीनस के अलावा हाई कैटेगरीज भी होती हैं जैसे डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर आता है जीनस और फिर आता है स्पीशी। तो फॉर एग्जांपल यूकैरिया अगर डोमेन है उसके अंडर आ रहा है किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ रहा है फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास है हेक्सापोडा और क्लास हेक्सापोडा के अंदर जो ऑर्डर है डायटेरा और ऑर्डर डायटेरा के अंदर 2 फैमिलीज़ हैं मूसिडी एंड टेबानिडी। तो फैमिली मूसिडी के अंदर आ रहा है जीनस मूसा और स्पीशी मूसा डोमेस्टिका। तो जो स्पीशी मूसा डोमेस्टिका है इसका अगर हम बैकग्राउंड जाके देखें तो ये बिलोंग करी है डोमेन यूकैरिया से। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को पता लगा सकते हैं कि ये किन ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह रिलेटेड है अपने पास्ट में। और स्पीशी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं बजाय इसके जीनस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो स्पीशीज़ होती हैं, सब स्पीशीज़ वो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं होती। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इकोलॉजी के इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बनी है, ओक्योस एंड लोगोस। ओक्योस का मतलब है हाउस एंड लोगोस टू स्टडी, यानी इन्वायरमेंट को स्टडी करना। तो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप को और उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, क्लोथिंग के लिए और भी बहुत तरह से डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अगर एक सर्टेन एक्सटेंट तक हों तो इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल होती हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है इम्बैलेंस जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइल पर्स जो कि एक फ़िश है उसको लेक विक्टोरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि मीट की ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो सके वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन क्या हुआ कि लेक विक्टोरिया के अंदर जो ऑलरेडी सिक्लिड की पॉपुलेशन मौजूद थी, नाइल पर्स ने उसको खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सिक्लिड की पॉपुलेशन जो है वो 99% से 1% रह गई। उसके अलावा सिक्लिड का मीट जो है वो बहुत ज़्यादा फैटी होता है, उसको कुक करने के लिए उन्होंने इर्द गिर्द के दरख्तों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेयर डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ह्यूमंस के अपने इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की वजह से बहुत सारा एनिमल्स जो हैं वो इंडेंजर्ड हो चुके हैं और सोर्सेज भी जो है बहुत जल्दी से डिप्लीट हो रहे हैं। आज के दौर में 6 बिलियन ह्यूमंस जो हैं वो ज़िंदा है और 21वीं सदी ख़त्म होते तक 10 बिलियन तक इंसानों की तादाद जो है वो पहुंच जाएगी। इसका सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ओवर पॉपुलेशन है, जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है। और रिसोर्सेज को बहुत जल्दी से डिप्लीट करने की वजह से क्या हो रहा है कि पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक्सटिंक्शन तक पहुंच रहे हैं। जब उनका इन्वायरमेंट ही सेफ़ नहीं होगा तो एनिमल्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकेंगे। इसको जो है अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। उसके अलावा बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड किया जाए, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल डिज़ास्टर से हम बच सकते हैं और एनिमल्स को इंडेंजर होने से बचा सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा मिडल एंड हाईवे का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे। थैंक यू।